नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग और अभिवादन आप सभी को। जैसा कि आप जानते हैं, राजनीति में सब्र का अपना ही एक महत्व होता है और जो जो टाइमिंग का एक एलिमेंट होता है, उसका भी राजनीति में अपना ही एक बात होता है। ख़ास तौर पर इसका जो इम्पोर्टेंस है, वो आपको जियोपॉलिटिक्स में तो हर रोज़ पल-पल ये चीज़ नज़र आती है। हालाँकि इससे नकारा नहीं जाता कि चाहे राजनीति आपकी स्थानीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, टाइमिंग अपनी जगह बनी रहती है। टाइमिंग का महत्व जो है वो आप किसी तरह से कम करके नहीं आँक सकते हैं। तो ख़ैर, जैसे ही बांग्लादेश में जब सारा ये बवाल शुरू हुआ, जो करंट फंदा 5 तारीख से शुरू हुआ है, जिसमें शेख हसीना की जो सत्ता थी पलटी गई, उनको वहाँ से देश छोड़कर भागना पड़ा, भारत में उनको आकर रहना पड़ा। मैं शरण लेना वो नहीं कहूँगा तकनीकी रूप से, क्योंकि वो गलत होगा कहना, क्योंकि शरण लेने का मतलब होता है कि आप असाइलम लें ऑफिशियल, जो कि इस समय नहीं है। उन्होंने असाइलम सीक नहीं किए, वो सिर्फ भारत आई हैं, भारत से उन्होंने परमिशन ली है, आपके यहाँ लैंड किया है और वो यहाँ रह रही हैं। जिस किस्म के दोनों देशों में संबंध रहे हैं अब तक, और विशेष तौर पर शेख हसीना के परिवार से भारत के संबंध रहे हैं, उसको लेकर आप ये कह सकते हैं कि ये होना ही था। भारत ने उनको अपने यहाँ पर सुरक्षा देनी ही थी, उससे कोई बचाव नहीं। इस समय वे एक अज्ञात स्थान पर दिल्ली में ही रह रही हैं। कुछ जगहों पर बीच में वो देखी गई हैं शॉपिंग करते हुए एक बार, मगर दैट इज इट। क्योंकि जाहिर है 45 मिनट के अंदर अगर उनको देश छोड़ने के लिए कह दिया गया है, तो वो अपनी कोई पर्सनल बिलोंगिंग्स तो लेकर आई ही नहीं थी, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो यहाँ कर शॉपिंग करनी ही थी। तो उन्हें कि मेरे ख्याल से 3-4 रोज बाद वो एक दिन शॉपिंग करती हुई नजर आई थी। उसके बाद में उनका अपना बयान भी आ चुका है, जिसमें उन्होंने जो अपनी तरफ का पक्ष था, वो बातें जो वो वहाँ पर एक टेलीवाइज स्पीच के अंदर करना चाह रही थी और कहना चाह रही थी बांग्लादेश की जनता से, वो सब उन्होंने फिर यहाँ आकर कहीं एक प्रेसर के जरिए, नॉट रियली प्रेसर, एक प्रेस नोट जो उन्होंने जारी किया, उसमें उन्होंने बात कह दी। तो ये रही वो बातें। इस बीच में हिंदुओं का नरसंहार वहाँ पर लगातार जारी रहा और उन पर अत्याचार हो रहे थे, जिसके नतीजे में एक जो विशेष बात देखने में आई, वो ये कि न सिर्फ बाहर से आवाज़ें उठी उनके पक्ष में, जनता से आवाज़ें उठी, बल्कि ये भी देखने में आया कि जब मोहम्मद यूनुस, जो कि उस समय पेरिस में थे जब ये सारा काम हुआ 5 तारीख को, वो आए, उनका बड़ा स्वागत किया गया और उन्हें चीफ एडवाइज़र बनाया गया केयरटेकर गवर्नमेंट का। उस गवर्नमेंट का हेड कौन है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये चीफ एडवाइज़र है, तो इन्हीं को ऑलमोस्ट आप ये मान सकते हैं कि इस समय गवर्नमेंट को हेड यही कर रहे हैं। तो उसमें इंटरेस्टिंग चीज़, रुचिकर चीज़ जो देखने में आई, वो ये थी कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उनको कोई बधाई संदेश नहीं गया। और हालाँकि दुनिया के और दूसरे ममालिक ने, दूसरे मुल्कों ने उनको अपनी शुभकामनाएँ दी और सब कुछ हुआ। नोबेल पुरस्कार विजेता है। ख़ासतौर हमारे जो पाकिस्तानी जो कमेंटेटर्स हैं, उनकी तरफ से बड़ा इसमें जोश-ओ-खरोश दिखाया गया, ख़ासकर जो अमेरिकन कम पाकिस्तानी कम व्हाटएवर अपने आप को आधा हिंदुस्तानी बताते हैं, साजिद तरार साहब, उन्होंने बड़ी खुशियाँ दिखाई कि नहीं साहब नोबेल पुरस्कार विजेता है, उसने नोबेल जीता है, वो कंट्री की काया पलट कर देगा, ये और वो दुनिया भर की बातें। खैर, इस बीच में अब क्या हुआ है, और दूसरे लोग भी, तो अब उन्होंने नया पैंतरा क्या खेला है कि जब कुछ नहीं हुआ, तो वो भारत की प्रशंसा, आप पता है गाहे-बगाहे हर 2 रोज़ में कभी भारत के पक्ष में बोलते हैं, कभी भारत के पक्ष में, कभी अमेरिका के संबंध भारत से खराब करा देते हैं, तो कभी अच्छे करा देते हैं, जैसा उनको सूट करे, उनके अपने उस दिन के नैरेटिव को या उस दिन के एपिसोड को। तो ये सब चल रहा था। इसी बीच अब कल हाँ, ये बताए बिना बात बनेगी नहीं कि अब तक ये भी कहा जा रहा था इन लोगों की तरफ से, हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ से, कि जो भारत है उसकी राजनीति फेल हो गई, उनकी डिप्लोमेसी फेल हो गई, उनकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जो क्षेत्रीय राजनीति थी, वो सब की सब खत्म हो गई है बांग्लादेश में। भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई जवाब नहीं दिया। पहले मालदीव 28 देशों की संधि लेकर आ गए वो यहाँ पर, और उसके बाद और उस पर तुर्रा ये कि साथ ही वो ये भी कहते हैं कि भारत से हमारा कोई ज़्यादा नज़दीकी मित्र नहीं, मालदीव। और अब कल जब मोदी जी का कोई फ़ोन नहीं गया, तो कल खुद मोहम्मद यूनुस ने मोदी जी को फ़ोन किया और ये आश्वासन दिया कि न सिर्फ जो हिंदुओं के साथ हुआ है वो गलत, उसको रोका जाएगा, बल्कि जिन लोगों ने ऐसा कुछ किया है, उनको बाकायदा सज़ा दी जाएगी।
ये आश्वासन उन्होंने कल दिया है। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अचानक अब बांग्लादेश को भी एहसास हो गया कि भई इलाके में आपको रहना है, तो किससे बनाकर रहना है। इस सब पर कल अचानक पासा पलटा हमारे कंवर सिंह ने, और अब उन्होंने दूसरा राग अलापना शुरू कर दिया कि देखिए बांग्लादेश ने भारत को स्वीकार कर लिया है कि रीजनल बड़ा प्लेयर है और ये और वो। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, और मगर उसने अपने अपने नैरेटिव को, अपने 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 कंट्राडिक्शंस को, उनके घाल-मेल को उसमें डालने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो इसीलिए मुझे महत्वपूर्ण लगा कि मुझे आपको दिखाना चाहिए कि दरअसल वो कह क्या रहे हैं, और इस बार फिर से एक बार उनमें भेद कहाँ-कहाँ उन्होंने छिपा रखे हैं। देखिए। दोस्तों, आखिरकार बांग्लादेश के नए जो एडवाइज़र आए हैं गवर्नमेंट के, मोहम्मद यूनुस, उन्होंने नरेंद्र मोदी को टेलीफोन कर लिया है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट कॉल है। इस कॉल का मकसद और मतलब ये है कि बांग्लादेश के नई लीडरशिप जो है वो ये मानती है कि इंडिया का रीजनल जो इन्फ्लुएंस है, या इंडिया रीजनल में बड़ा प्लेयर है। अब देखना ये है कि नरेंद्र मोदी का जो मैसेज है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को, वो बड़ा क्लियर है, और मैसेज सिंपल सा कर दिया है कि माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखें, हिंदूज़ का ख्याल रखें। और इस सेंस में आप ये समझ लें कि उन्होंने बेसिकली उनको जैसे नहीं कहते आप डांट दी है, मैं तो इसको ऐसे लूँगा। उन्होंने फ़ोन किया है गुडविल। ये फ़ोन नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आपको पता है, जरा सोचो, ये चीमा जी बताएंगे कि मोदी जी को क्या करना चाहिए। आप जरा इनकी हालत देखिए। ये बताना चाहते हैं कि मोदी जी को क्या करना है या भारत को क्या करना है। ये फोन भारत को क्यों करना चाहिए था, ये नहीं बताया मोदी जी ने, ये नहीं, चीमा जी ने ये नहीं बताया कि आखिर मोदी जी को फोन क्यों करना चाहिए था। क्यों करें भाई, हमारे लोगों को वो मार रहे हैं और हम उनको फोन करके बधाई दें कि भाई साहब आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं, थैंक यू। ये करें, किस बात के लिए बधाई दें, जब वो सारे काम हमारे हमारे खिलाफ वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, हमारे खिलाफ वहां से ट्वीट्स आ रहे हैं, हमारे खिलाफ जहर उगला जा रहा है ट्विटर में, तो उसके बावजूद फोन भी हम ही करें। बहुत अच्छे, ऐसा आप करते होंगे, हम नहीं करते। बाय द वे आप भी वो नहीं करते। तो ये देखिए जरा इनके कंट्राडिक्शन की शुरुआत जो है हर वक्त चलती रहती है। हर चौथे सेंटेंस में कंट्राडिक्शन करते हैं। फिर से देखिए, अभी और करेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे। श्रीलंका की हुकूमत ने, श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने फ़ोन किया है मोहम्मद यूनुस को, और भी दुनिया की लीडरशिप ने किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने फ़ोन अच्छा, मतलब हमको श्रीलंका को फॉलो करना पड़ेगा कि जो श्रीलंका कर रहा है, अगर श्रीलंका कर रहा है तो वो बड़ा काम है, तो हमें वही करना चाहिए। और क्या ज़रूरी है कि जो बाकी के मुल्क कर रहे हैं, हमारी राजनीति उसी के पीछे चलेगी। बहुत संभव है कि हमारे राष्ट्रीय हित जो है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट जो है, वो सबके सब उनसे अलग हों, जो कि है भी। हमारे राष्ट्रीय हित उन पश्चिमी देशों से जिन्होंने सब कुछ किया है और करवाया है, खासतौर पर अमेरिका, तो हमारे तो राष्ट्रीय इंटरेस्ट उनसे नहीं मिलते, हमारे तो नेशनल इंटरेस्ट उनसे नहीं मिलते। हम तो जाहिर है कि उनसे अलग ही बात करेंगे। फ़ोन किया है, और उन्होंने यही कहा है कि हम जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसे इंडिया की कंप्लीट सपोर्ट देते हैं, और हम ये समझते हैं कि बांग्लादेश अपने अवाम के लिए, लोगों के लिए सही फैसले करेगा, जो मोटे मोटे लफ्ज़ होते हैं। लेकिन इंडिया ने कॉन्टीन्यूसली एक लफ्ज़ जिसको अपनी डिक्शनरी में डाल लिया है, वो ये है कि दुनिया में जहाँ पे भी हिंदूज़ मौजूद हैं, इंडिया उनके बारे में बात करेगा। ये है वो चीज़ जो नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दी है। और ये आप, अगर नरेंद्र मोदी ने बात कही तो क्या गलत कर दिया भाई। दुनिया में, सीरिया में, इराक में, पाकिस्तान में, कहीं भी अगर जो है कोई मुसलमान को परेशानी होती है, वेस्ट के दरवाजे खुल जाते हैं, अमेरिका के दरवाजे खुल जाते हैं, दुनिया के तमाम पश्चिमी देशों के दरवाजे खुले होते हैं। कोई चीमा से पूछे कि हिंदू कहाँ जाए भाई। दुनिया में 2 मुल्क हैं, नेपाल और भारत, जहां पर हिंदू बसते हैं, जहां पर हिंदुओं का वर्चस्व माना जाता है, जहां पर वो मेजोरिटी में है। अब इनसे कोई पूछे कि आखिर ये लोग जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ।
अगर किसी को दुनिया में किसी हिंदू को तकलीफ होगी तो पलट कर वो किसको देखेगा? वो पलट कर देखेगा तो भारत की तरफ ही देखेगा ना। तो चीमा साहब समझिए, हिंदुओं को भागने के लिए, हिंदुओं को परेशान होने पर देखने के लिए कोई और जगह है ही नहीं सिवाय भारत के। तो ऐसे में अगर भारत ना बोले तो कौन बोले? आपको क्या लगता है मानवाधिकार क्या होते हैं? यही तो होते हैं ना। तो वही मोदी जी ने किया है, वही भारत कर रहा है। और वो अगर भारत ने अपनी पॉलिसी में चेंज किया है और हर जगह जहां पर भारतीयों को या हिंदुओं को परेशानी होती है उसके लिए वो बोलते हैं, तो अच्छा कर रहे हैं। क्या दिक्कत हमारी? देख लें बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, और भी कोई मुल्क जहाँ पे दुनिया में होते हैं, अमेरिकन हों, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो, बरतानिया हो, इंडिया बड़ा खुल खिला के इसके ऊपर जो है वो बात करता है। अब देखना ये है कि असल में डॉक्टर यूनुस कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ ये भी मसला बन गया है कि शेख हसीना वाजद जो है उनके बारे में या उनके खिलाफ बांग्लादेश के एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है, उसमें क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जेनोसाइड के जो केसेस हैं वो दाखिल कर दिए गए हैं। और सुनने में आ रहा है कि बांग्लादेश जो है वो एक्स्ट्राडिशन की बात कर सकता है। देख रहे हैं आप, ये है मजे लेने वाली बात, है ना। ये है मजे लेने वाली। ये दरअसल इनडायरेक्टली हिंदुस्तान को ये फिर से प्रीचिंग करने में आ गए, नैरेटिव बनाने पर आ गए। यही मैं आपको बता रहा था कि हर चौथी लाइन में ये अपना नैरेटिव का जुमला डाल देते उठाकर। आप जरा सोचिए, एक्स्ट्राडिशन क्या होता है? दोनों के देशों के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, ये बात सही है। लेकिन क्या एक्स्ट्राडिशन के मामले ये कि उन्होंने एक्स्ट्राडिशन के अंडर अगर हमको कोई एप्लीकेशन दी या हमको कहा कि भाई हमारा ये आदमी आपके पास है, इसको वापस करिए या हमें दे दीजिए, तो क्या वो ऐसे ही दे दिया जाता है? उसका पूरा एक लीगल प्रोसेस है। उसके लिए आपको कोर्ट को कहना पड़ता है। कोर्ट उसके लिए पूरे केस को सुनती है कि उस आदमी का केस क्या है, वेदर वो आदमी जाकर वहां पर जिंदा भी रह पाएगा या उसको फेयर ट्रायल मिलेगी या नहीं मिलेगी, या उसको ये अपनी जान का खतरा हो कि मुझे वहां जाने में मार दिया जाएगा, गद्दाफी वाला हाल किया जाएगा। आप जरा देखिए ना, इवन विपक्षी दलों ने, शशि थरूर जैसे लोगों ने क्या कहा है कि अगर भारत नहीं बचाता तो उनके साथ क्या हो सकता था, और हम सब जानते हैं क्या हो सकता था। ये एक लंबे समय से इसकी संभावना थी, भारत उनको वार्न करता रहा था। इवन जब इस आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट इन्होंने की थी शेख हसीना ने, तब भी भारत ने उनको वार्न किया था कि आपको खतरा है। वो नहीं माने, उनको दूर के रिश्ते में दामाद लगते हैं, दिखा दिया उन्होंने सास को लेके, ये सास की गद्दा पलट कर दिया उन्होंने। खैर, तो ये तमाम बातें होती हैं जो एक्स्ट्राडिशन से जुड़ी हुई होती हैं। तो इसलिए ये एक्स्ट्राडिशन की जो धमकी दे रहे हैं चीमा साहब, वो किस बात के लिए दे रहे हैं? इसका कोई सेंस ही नहीं, कोई तुक ही नहीं। खैर, ज़ाती तौर पे अगर मैं भारत में होता, अगर मैं भारत की लीडरशिप में होता, मैं भारत का मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर होता या भारत का वज़ीर आज़म होता, तो मैं कभी भी शेख हसीना वाजिद को वापस ना भेजता। उसकी वजह चलिए जी, भाई साहब ने देखिए कितनी बड़ी कल्पना भी कर ली है कि मैं भारत का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होता तो हमको जाहिर है कि जो कुर्सी की स्ट्रेंथ डबल करनी पड़ती, अपेरेंटली हमको कुछ कुर्सी से रह जाता, मोटी ताजी बनानी पड़ती, फिर उसके लिए ये क्या पता लोहे की बनानी पड़ती। प्रधानमंत्री होते तो बल्ला बल्ला, क्या बात है। ये मोदी जी की भी सपने देख रहे हैं। खैर, और अब ये हमको क्या बता रहे हैं कि शेख हसीना को ये वापस कर देते। क्यों वापस कर देते वो जाहिर आगे बताएंगे, लेकिन आप ये सोचिए, हमारे उस परिवार से पारिवारिक रिश्ते भी हैं, देश के ही रिश्ते नहीं। शेख मुजीब को भी बचाने के लिए हमने बार बार वार्निंग किया था 1975 में, और आप ये देखिए कि वो उन्होंने नहीं सुनी हमारी बात इन्होंने भी हमारी नहीं सुनी जब हम वॉर कर रहे थे। पर बस ये ईश्वर की कृपा समझिए उनके अपने ऊपर कि जब उनको आखिरी मौके पर ये बताया गया कि नहीं, आपको समय नहीं है और आपको भागना है, तो फिर और कोई चारा नजर नहीं आया। और उस पर भी इनको आप ये देखिए, वो हटी नहीं, उनको कहीं ना कहीं इनके बेटे ने अमेरिका से इनको फोन किया है और कन्विंस किया है कि नहीं, फिलहाल आप निकलिए ताकि आप अपनी जान कम से कम बचा पाए, और फिर आगे जो होगा राजनीति का वो देखा जाएगा। तो वो स्थिति बनी। आप जरा चीमा साहब को देखिए कि चीमा साहब क्या तर्क दे रहे हैं कि क्यों शेख हसीना को ये अगर भारत के प्रधानमंत्री होते या विदेश मंत्री होते तो क्यों छोड़ देते, कैसे छोड़ते, जरा देखिए। ये है कि आपकी सारी की सारी क्रेडिबिलिटी जो है वो चली जाती।
और हसीना वाजिद के कुछ मिनिस्टर्स को तो उन्होंने पकड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मैसेजिंग वो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो बड़ी क्लियर मैसेजिंग है कि हमें जो है वो एक सेफ बांग्लादेश चाहिए, एक ऐसा बांग्लादेश चाहिए जो इंडिया के लिए किसी किस्म का खतरा ना हो। लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं हम डेमोक्रेटिक बांग्लादेश चाहते हैं, हम फौज का और मोहम्मद यूनुस का और जमात इस्लामी का, बांग्लादेश नेशनल पार्टी का और ये जो स्टूडेंट यूनियन है इनका गठ जोड़ नहीं चाहते। दिस इज व्हाट ही। जरा दोस्तों सुनिए, ये जरा देखिए कि इस समय जो बांग्लादेश में सरकार है उसकी लोकस न्याय क्या है, उसको किसने बनाया है। एक मूवमेंट के जरिए, स्पॉन्सर्ड या अनस्पॉन्सर्ड जैसी भी है वो, उसके जरिए आपने जिसका बनाया उसको मिनिस्टर बना के बैठा दिया वहां पे। दैट इज इट। मैंडेट क्या है इनके पास? कुछ भी नहीं। क्या कहेंगे आप इसको? ये कौन सी किस्म की सरकार है? जो केयरटेकर गवर्नमेंट है, केयरटेकर गवर्नमेंट का बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र ही नहीं है, उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और ये फिर हमको बताने चले हैं कि इनको बधाई दो। एक ऐसी गवर्नमेंट जिसकी कोई लोकस न्याय ही नहीं है, उसको भला कोई क्या बधाई दे? और पश्चिमी देश क्यों दे रहे हैं? अमेरिका क्यों दे रहा है? अमेरिका इसलिए दे रहा है क्योंकि अमेरिका ने सब कुछ किया है। इसका सारे के सारे कर्मकांड का कर्ता जो है वो तो अमेरिका ही है। तो जाहिर है कि उनका तो बनता है भाई, उन्होंने जो करना चाहा था वो फलीभूत हो गया है, तो वो तो अब इसको अपने हाथों हाथ उठाएंगे ही, तो वो उठा रहे हैं। तो पश्चिमी देश बधाई दें, हम क्यों दें भाई? हमें तो मालूम है कि इस क्षेत्र में क्या हो रहा है। हमने तो अमेरिका को समझाया था, हमने तो G20 की मीटिंग में शेख हसीना को बुलाकर जो बाइडेन के साथ बिठाया था कि भाई डिफरेंसेस खत्म करो, अंडरस्टैंडिंग जो है उसको बढ़ाओ। नहीं हुआ, क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट को सूट नहीं करता है। अमेरिका की पेंटागन को नहीं सूट करता है। वो अपनी स्ट्रेटेजी बना चुके थे तब तक और अपना माइंडसेट बना चुके थे। बाइडेन का क्या है? बाइडेन तो आज और कल दूसरा दिन। सो वो डेमोक्रेटिक बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, नॉट व्हाट इज एट द मोमेंट। इट मींस नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ और पावर ट्रांसफर करो। वो जो पावर ट्रांसफर होगी उसमें जारी बात है जो सिचुएशन सामने आती है वो ये है कि सारी की सारी एक जो इलेक्शन होगा उसमें हसीना वाजिद की पार्टी भी इलेक्शन हिस्सा ले सकती है। Tier 2 आ सकता है, Tier 1 पकड़ा जाता है, Tier 2 उनका पकड़ा जाता है, तो Tier 3 तो मौजूद है ना। अभी तक उन्होंने उनकी पार्टी को बैन तो नहीं किया। सो ये जो इंडिया जो है वो बांग्लादेश के अंदर जमहूरियत को सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली वो मोहम्मद यूनुस साहब को कह रहे थे कि आई डोंट वांट टू सी यू ऑन दिस ऑफिस, मैं आपको इस ऑफिस में नहीं देखना चाहता। क्या बुरा है? क्या बुरा है? अगर एक आदमी अनइलेक्टेड वहां पर आया हुआ है और हम उस आदमी से नहीं डील करना चाहते हैं, इस बात का इंडिकेशन देने में क्या बुराई है? मोहम्मद यूनुस का पास्ट क्या है ये मैं आप सबको दिखा चुका हूँ। जिस दिन वो गवर्नमेंट आई थी उस दिन ही मैं आपको दिखा चुका हूँ, सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स में दिखा चुका हूँ। तो मुझे आप बताइए, जब ये रियलिटी किसी के सामने हो, और जाहिर है कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने तो उनको ज्यादा ब्रीफ किया होगा, उनके सामने तो न जाने क्या क्या डॉक्यूमेंट उन्होंने रखे होंगे। मेरे पास तो 2 ही डॉक्यूमेंट थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये दरअसल हुआ क्या है और दरअसल ये कहानी जा कहाँ रही है। मोदी का जो एटीट्यूड है वो तो पहले से बना हुआ है। वो तो जानते हैं, जिस आदमी को रियलिटी मालूम होगी वो तो पहले से ही एक खास किस्म की राह लेकर चलेगा। वो चीमा साहब की तरह दाएं बाएं तो नहीं होगा ना, और ना ही उसको नैरेटिव बिल्डिंग करनी है, उसको तो अपना नेशनल इंटरेस्ट साधना है। इन अदर वर्ड्स नरेंद्र मोदी ने बड़ा क्लियरली ये कह दिया। और आई थिंक समवेयर जो बांग्लादेश का फॉरेन ऑफिस है उन्होंने एडवाइज किया है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को कि नरेंद्र मोदी को कॉल करो। वो इसलिए, अब ये प्रिजम्पशन है, मैं नहीं कह रहा ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये जरा पूछो, चीमा साहब इस तरह की जो बातें बोलते हैं इनका क्या मायने होते हैं? बांग्लादेश का फॉरेन ऑफिसर को फोन करके बता रहा है क्या? ये सिर्फ प्रिजम्पशन होती है जिसको वो इंडिकेट नहीं कर रहे। वो ये नहीं कर रहे कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ होगा। वो कहते कहीं ना कहीं ये हुआ है। ऐसा नहीं है, बहुत संभव हुआ हो, मगर इस श्योरिटी के साथ चीजों को कहना ये बेसिकली एक किस्म का झूठ है। तो कहना तो ये चाहिए ना कि ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ होगा। आप दिखाएं ना कि आप दरअसल इमेजिन कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं चीजों को, मगर ये उसको श्योरिटी की तरह से बताते हैं एज इफ इनके पास कोई समहाउ कोई इंफॉर्मेशन आ गई है। एडवाइस किया है
बिकॉज उनको पता है कि हमने इंडिया से बहुत कुछ लेना है, हमने इंडिया से बहुत कुछ लेना है। देखिए जिस तो एक बात सोचिए दोस्तों, सिर्फ फॉरेन ऑफिस को लेना है, सिर्फ फॉरेन ऑफिस को पता ही लेना है। मोहम्मद यूनुस जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स माने जाते हैं, जिनको भी पैसे का लेन देन का खूब अंदाजा है, इकोनॉमिक्स का खूब अंदाजा है, प्राइमरीली ट्रेंड इकोनॉमिस्ट हैं, उसके बाद में दोस्तों मुझे आप ये बता रहे हैं उनको नहीं पता कि भारत और बांग्लादेश की जो इकोनॉमीज है वो कैसे इंटर रिलेटेड है, या कैसे बांग्लादेश को सपोर्ट मिलती है भारत से। अडानी का जो प्लांट है, आप जरा सोचिए कि वो उसका क्या बना, झारखंड वाले का। वहां जो उनका प्लांट है उससे जो बिजली जा रही थी पिछले साल तक 1400 मेगावाट, 1450, अब 1600 जा रही थी। वो सारी की सारी जो है अब भारत को डाइवर्ट करने के लिए जो भारत ने लिख के दे दिया, उनको परमिशन दे दी है कि आप इस बिजली को भारत में बेच दीजिए किसी को भी, आपको बांग्लादेश भेजने की जरूरत नहीं है। अभी आप आने वाले दिनों में देखिए क्या खेल होता है। बांग्लादेश की 150 मेगावाट बिजली, 1500 मेगावाट बिजली भारत से जा रही है। तो अब जरा खेल देखिए ना क्या होता है आने वाले दिनों में। तो वो सब क्यों हो रहा है? आपकी इकोनॉमी टर्मोइल में जा रही है, आपके यहाँ कोई बंदे बनाने वाला है नहीं, कल को आप बिजली के पैसे नहीं दे पा रहे होंगे अडानी को, तो फिर जाहिर है कि आपको पहले से उनको वार्न कर देना है कि भाई आप इंटरनली उसको इन्वेस्ट करिए, बजाय इसके कि आप वहां पर लेकर बांग्लादेश भेजिए और बाद में सरकार के पीछे आइए कि साहब पैसे दिलाओ उनसे हमारे। वो सब तो है। तो वो सब हो गया। 1500 मेगावाट, 1600 मेगावाट बिजली जो जाती थी वहां पर डेली की, वो इस समय रुक गई बांग्लादेश से। उसको अडानी को मना कर दिया गया है कि भाई आप लोकली बेच लीजिए, या बांग्लादेश भेजिए। की कम से कम 12-13 अरब डॉलर बायलैटरल ट्रेड हो, 12 अरब डॉलर की, इंडिया 13 अरब डॉलर की ट्रेड हो, और जिसकी पोटेंशियल ट्रेड की 17-18 अरब डॉलर हो। 2022 में इंडिया बांग्लादेश ट्रेड वाज अराउंड 17-18 अरब डॉलर। आप क्या समझते हैं कि ये इजंट इट एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर? एंड आपको पता है बांग्लादेश जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिपेंडेंट है इसेंशियल आइटम्स के लिए। बांग्लादेश की जो अब याद आया शिवाजी को कि भारत के ऊपर बांग्लादेश डिपेंडेंट है। अभी तक क्या कह रहे थे? भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी फेल हो गई, रीजनल पॉलिटिक्स फेल हो गई। अब याद आया डिपेंडेंसी है भाई, ये तो अचानक याद आया है। जरूरियात हैं वो ये है कि इसेंशियल आइटम, मतलब आटा, चीनी, घी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इस सब के लिए बांग्लादेश डिपेंडेंट है। एंड देन सबसे बड़ी बात जो बांग्लादेश की वो जिसे कहते हैं ना ब्रांड है, गारमेंट इंडस्ट्री, वो ये कहती है कि हमें तो रॉ मटेरियल चाहिए इंडिया से, पर्टिकुलरली कॉटन, और अगर हमें इंडिया से कॉटन नहीं आती तो फिर तो गए। एंड देन इंडिया, आपको पता है बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। मित्रों आपको याद है ना, पहले दिन से ये बात मैं बता रहा था कि भाई टेक्सटाइल जो है वो 84% इनका ही एक्सपोर्ट का है। टोटल एक्सपोर्ट बांग्लादेश से कॉटन के अलावा, सॉरी टेक्सटाइल्स के अलावा कुछ होता नहीं है। और उसका जो रॉ मटेरियल है, जो कॉटन है, वो हमारे यहाँ से जाता है। ये बात मैं पहले दिन से आपको बता रहा था। अब आप सोचिए, इनको अब याद आई ये बात, तो भाई मेरे जैसा आदमी के पास जेब में धेला ही नहीं बचेगा, फॉरेन करेंसी उसकी डंप हो जाएगी, क्योंकि एक्सपोर्ट का 84% तो भारत के बलबूते पर चल रहा है। तो बिजली हमसे ले रहे हो, कॉटन हमसे ले रहे हो, हम ही आंखें दिखा रहे हो, इंडिया आउट का नारा लगा रहे हो, तो जाओ बैठो इसकी गोद में बैठना है, मांगो भीख सड़क पे। अकेले भी शुरू कर रहा है लेकिन जापानीज और बाकी पार्टनर्स के साथ भी। सो इंडिया बेसिकली चाहता था एक ऐसा बांग्लादेश हो जो उनकी मर्जी का हो, और एक ऐसा बांग्लादेश हो जो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ ना जाता हो। इन अदर वर्ड्स, इंडिया एक फ्रेंडली बांग्लादेश आता था, और इंडिया को इस चीज का डर था कि अगर शेख हसीना वाजिद हटती है तो मौलवी दोबारा पावर में आ सकते हैं, जमाते इस्लामी पावर में आ सकती है, और अगर जमाते इस्लामी पावर में आती है तो मेरे लिए मसले बनेंगे। ठीक है जी। तो ये एक चीज इस बात का दूसरा पहलू भी है दोस्त, जिसको चीमा साहब नहीं बात कर रहे। बात ये नहीं है कि जमात के साथ भाग के कैसे संबंध होंगे या शेख हसीना होंगी तो अच्छे होंगे, क्या उसका फायदा खुद बांग्लादेश को नहीं हो रहा?
अगर शेख हसीना वहां कर रही थी, भारत से अच्छे संबंध थे, भारत से आप बिजली ले रहे हैं 150 मेगावाट की रोज की, 1500 मेगावाट की, यहाँ पे आप जो है कॉटन ले रहे हैं, आपकी जो प्राइमरी एक्सपोर्ट आपका है जो 84% टेक्सटाइल का है, उसका रॉ मटेरियल आप यहाँ से ले रहे हैं, क्या आप उसी मुल्क से दुश्मनी करना चाहेंगे? अगर बीएनपी आती है और ये सारे सिस्टम्स बंद होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश की पॉपुलेशन का भला हो जाएगा उससे? इज इट इन द इंटरेस्ट ऑफ बांग्लादेश? कैन एनीबडी वर्क इट आउट? चाइना आपको रॉ मटेरियल तो नहीं दे देगा, कॉटन तो नहीं दे देगा, वो तो कहेगा लो भैया तुम एक काम करो, हमारे गारमेंट ले लो। चाइना अपना बना हुआ कपड़ा आपको दे देगा। तो देन व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? ये बात पॉलिटिकल लेवल से उठ के अगर आप जनरल लेवल पे बड़े स्केल पर देखिए, तो दरअसल तो उस पब्लिक का भी बुरा होने जा रहा है अगर भारत से संबंध खराब होते हैं। सो व्हाई डजंट पीपल टॉक अबाउट इट? व्हाई डोंट पीपल टॉक अबाउट इट कि भाई ये भारत से संबंध होना खराब होना किसी बीएनपी, किसी जमात या किसी शेख हसीना इनके लिए ही नहीं, वो कंट्री के लिए एज अ कंट्री वहां नुकसानदायक है, क्योंकि आप उसके बिना चले ही नहीं सकते हैं। दाल से लेकर कॉटन तक सब कुछ यहीं से जा रहा है। जो थी ना वो थी। सो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वो भी जारी बात है ये सोच रही है एंड कॉन्टिन्यूसली बता रही है डॉक्टर जयशंकर को एंड जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोवल साहब को और मोदी साहब को कि हमें किस तरह एक लार्जर सिक्योरिटी इंगेजमेंट बांग्लादेश के साथ रखना है और ये उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो ज्योग्राफिक एंड जो स्ट्रेटेजिक रियलिटीज हैं आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। 4097 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर, अबाउट 4000 प्लस किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, तो मजाक है, 4-5 स्टेट्स बीच में आती हैं। सो डिफरेंट, वो जो टेरेन ही बहुत ज्यादा है। सो ये जो ये सारी की सारी जो चीज है ये इट विल फोर्स इंडिया एंड बांग्लादेश टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस। जो बांग्लादेश को इंडिया से मिल सकता है वो कहीं से नहीं मिल सकता, और इंडिया विल बी मोर सिक्योर, मोर ओपन, मोर कॉन्फिडेंट इन केस बांग्लादेश उसके साथ अटैच रहता है। इन केस बांग्लादेश इंडिपेंडेंट फ्लाइट लेता है तो इंडिया का कॉन्फिडेंस नीचे आएगा, बिकॉज अब बांग्लादेश इंडिया का कॉन्फिडेंस नीचे आएगा। अबे डड्डू, ये पहले सोचो, बांग्लादेश अगर सोलो फ्लाइट लेता है तो फ्लाइट जाएगी कहां? वो फ्लाइट क्रैश कर जाएगी डड्डू। समझिए नहीं ये बात? कहना आसान है, मुंह उठा के कह दिया, खाली मुंह एक जबान है उसको हिला दी, बांग्लादेश सोलो फ्लाइट ले लेगा। अबे हफ्ते भर में बांग्लादेश सड़क पे आ गया है? और बांग्लादेश जो है वो सोलो फ्लाइट ले लेगा। कहां से ले लेगा डड्डू? पेट में अगर रोटी नहीं होती है ना तो चीमा साहब उछलने कूदने लग जाओ उसी कुर्सी में जहां बैठे हो। यहां हालत ये है कि उनका सारा यहां डिपेंड है भारत पे। बांग्लादेश में कोई सरकार भारत के बिना चल नहीं सकती, उनको इतना कुछ मिलता है यहां से। ये बॉर्डर, इसको ये ना कहो कि भारत के लिए खुला खुला, हम तो बंद करने के चक्कर में, हम तो बहुत सारा बॉर्डर कोशिश कर रहे हैं कि बंद हो। खुला बॉर्डर तो हमारे बांग्लादेश से है ही नहीं, विद वीजा जाते हैं आप। तो इसलिए ये कहना कि भारत उतना खुला होगा, जी नहीं, भारत को खुला रहने की जरूरत नहीं है। भारत को अपने बॉर्डर सिक्योर करना है, यहां से भी बर्मा से भी हमको अपने बॉर्डर को सिक्योर करना है। तो ये तुम्हें पता ही नहीं है कि भारत की पॉलिसी क्या है या भारत क्या करना चाहता है, ये सब बकवास है। विच इज नॉट इन इंडियाज कंट्रोल। तो मतलब बात तो कोई ना रही कि पाकिस्तान के साथ पहले ही कोई ताल्लुक नहीं है, बांग्लादेश भी आपके वो इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाए, मालदीव्स को आप बहुत कुछ दे रहे हैं। तो ये रोज हमको एक कहानी सुनाते हैं कि पाकिस्तान से हमारे जो है कोई ताल्लुक नहीं है। भाई मेरी बात सुनो, पाकिस्तान तो घिरा पड़ा है। पाकिस्तान तो 25 बार कह रहा है कि बातचीत शुरू कर लो, हम बात करते हैं, जुड़ जाते हैं। तुम्हें लात कौन मार रहा है? हिंदुस्तान मार रहा है ना, बिकॉज वी बिलीव कि हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। ऐसे इतना बड़ा मोटा गंदगी को कौन लेके बैठेगा? हम तो तुम्हारे में इंटरेस्टेड ही नहीं है। एंड दैट इज व्हाई दिस फ्रस्ट्रेशन। वो क्या होगा, कोई रिलेशन नहीं है, भारत पाकिस्तान की रिलेशन नहीं है। असल में घूम फिर के बात तुम्हें पाकिस्तान डलानी होती है, और डर हमको क्या दिखाया जाता है कि नहीं बाकी लोगों से रिलेशन खराब हो रहे हैं, पाकिस्तान से पहले रिलेशन खराब है, भारत को क्या बनेगा? ये नहीं पता तुम बल्लू
कि आसपास के सारे मुल्क हैं, उनमें भारत कितना कंट्रीब्यूट करता है, उनमें भारत की कितनी डिपेंडिंग है उनकी भारत के ऊपर, कितना डिपेंड करते हैं वो लोग। चला क्या मालदीव, वही है ना जहां तुम्हारे मुल्ले बैठे हुए सारे, अकल आ गई ना। टोटल 4 महीने लगे, हमारी वजह से क्या गया, नुकसान उनका ही हुआ ना। टूरिस्ट नहीं गए, हमने ना मालदीव से क्या लेना होता है, हमने दिया है लोगों को। हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जरूर होते हैं, क्यों नहीं होते हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, हम इस खत्ते में बड़े हैं। तो आपके लफ्जों में, अमेरिका के लफ्जों में, कि भारत इस खत्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, ठीक है ना। तो जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कंट्री है वो अपना इन्फ्लुएंस तो रखेगा ना, और जो नहीं मानेगा उसको मरवाया जाएगा, दिस वे और दैट, हुक और क्रॉक, है ना। वही हो रहा है। ये हफ्ते भर में लाइन पे आ रहे हैं, उनको आते आते 6 महीने लग गए। लेकिन किस तरह से है जरा देखिए, कि 28 आइलैंड भी देगा कि नहीं भाई साहब, आप संभालिए, आप ही करिए सब कुछ, कोलैबोरेशन सब ठीक है, पर जरा देखिए ना, कल तक जिस कंट्री के लिए कह रहे थे इंडिया आउट, अब क्या कह रहे हैं, इंडिया इज अवर क्लोजेस्ट अलाइ। क्यों? पीने का पानी तक नहीं, चले बात करने घोष जमाने आ गई ना कल, ऐसी होता है पहले। और जहां तक बची बात तुम्हारे मुल्क की, वो जो पाकिस्तान है, तो वहां का तो आप जानते ही, वो तो पहले गिरे पड़े। हाय अडानी ने, अंबानी ने इतने पैसे शादी में लगा दिए, हमारे से रिलेशन होते तो हमारे इन्वेस्टमेंट हो जाती। यही तो कह रहे थे ना, आप ही कह रहे थे, यही कह रहे थे ना। क्या यार, लेकिन वो दाएं बाएं होता रहता है, ठीक है। सो पीछे कौन रह गया, पीछे नेपाल एंड, ये मालदीव की बात कर रहे हैं, मालदीव दाएं बाएं होता था, कोई नहीं दाएं बाएं हुआ, वो दाएं बाएं हुआ था, ट्रैक पे आ गया है, ट्रैक पे आ गया है। मैंने बताया ना, आपने खुद ही बोला था ना 28 आइलैंड, वो याद आया एग्जैक्टली। भूटान ही रह गया, वो श्रीलंका एक है, श्रीलंका भी है, नेपाल तुमने वहां को कसर नहीं उठा रखी अपने गंदगी डालने में। नेपाल भूटान का तो बात ही छोड़ो, वहां पे तो जो कुछ भी होना है वो हम भुगतेंगे। पर तुम काहे परेशान हो भाई, नेपाल भूटान, तुम्हारी अपनी औकात बची है कुछ? अपने पासपोर्ट को देखा है भाई, नेपाल भूटान से कितना नीचे है, कभी देखा है? चीहो साहब, मजा आया ना? अमेरिका वाले कितनी बार पैंट उतरवाते हैं तुम्हारी एयरपोर्ट पे, याद है? उधर भी चाइनीज पर तोल के बैठे हुए हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि चाइनीज की, अभी चाइनीज पर तोल के बैठे हुए हैं। अब इस आदमी को कोई क्या बताए कि इंडिया और चाइना के बीच में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और चाइना तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है हमसे, और तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है रशिया से। कोई हेड ऑफ स्टेट हमारे आने को तैयार नहीं है। तुम चाइना यहाँ जाते हो तो तुमको 3-3 बार अपॉइंटमेंट कैंसिल करके टाइम देते हैं, भाई जब टाइम होगा तब आना। और ये चले हमको दुनिया की पॉलिटिक्स बताने, ऐसे एक्सपर्ट ने। बड़ी सीधी सीधी स्ट्रैटेजी होती है। चाइनीज की स्ट्रैटेजी है, गिव देम सो मच दैट दे कांट स्पीक। इनको इतना कुछ दे दो, ये बोले ही मत। जरा सोचिएगा दोस्तों, ये जो लाइन बोली है ना जुमला, इस जुमले का जरा गौर कीजिएगा। चाइनीज की स्ट्रेटजी ये है, इतना दो कोई बोले ही नहीं। सवाल ये है कि वो मुल्क को दे रहे हैं या लोगों को, और क्या दे रहे हैं। तुम्हारे मुल्क में उन्होंने लोगों को दिया। तुम्हारा आसिम सलीम बाजवा याद है, पप्पा जान पिज्जा, वो पिज्जा बना रहा अमेरिका बैठ के। पैसे किसके थे जो खा के ले उठा के ले गया? चीन से आ रहे थे पैसे वो, राइट। अपनी ब्यूरोक्रेसी जिसने सीपीसी तुम्हारे यहाँ लेकर आई थी, जिस ब्यूरोक्रेसी ने नेगोशिएट किया था, उसने सारी उलझुल शर्तें क्यों मानी थी चाइना की? इसीलिए कि हमने कौन सा वापस करने, लेके भाग जाएंगे। यही तो हुआ था ना। जरा पूछा किसी ने इम्तियाजुल साहब से जो मौजूद थे। इसको इतना दे दो, ये हमारे, अब पाकिस्तान को देख लें, उन्होंने पाकिस्तान को इतना कुछ दिया, ना हुकूमत उनके खिलाफ कुछ बोलती है, ना अपोजिशन कुछ बोलती है, बात खत्म। अपोजिशन और जो आपके यहाँ है उसमें है कौन लोग? इंसान, बंदे बैठे हैं ना। पाकिस्तान को कहाँ दिया है? पाकिस्तान को नहीं दिया है, पाकिस्तान के कुछ नेताओं को दिया है ना। पाकिस्तानी कुछ नेताओं को दिया है जिन्होंने अपना माल बना लिया है। उसी में से मर कौन रहा है? पाकिस्तान की जनता। घास खाओगे बेटा, एक दिन घास ही खाओगे तुम, इसी लायक बचोगे। इमरान खान आया, थोड़ा सा बोला, उन्होंने कहा यार ये तो बेवकूफ आदमी है। नवाज शरीफ नहीं बोलता, जरदारीज नहीं बोलते, कोई भी नहीं बोलता उनके खिलाफ। They can't say anything because they give them so much. They give them so many opportunities. They bring so many projects. They pour so much money. कोई बोल ही नहीं सकता। So Chinese की तो सीधी सीधी स्ट्रैटेजी है। आज अगर
बदले में क्या नहीं बता रहे, दे ब्रिंग सो मेनी प्रोजेक्ट्स, दे ब्रिंग सो मेनी सो मच ऑफ यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं बेटा? उनके बदले में उन्होंने तुमसे जो लिखवा लिया है ये भी तो बताओ। वो जो प्रोजेक्ट है उनमें से आधे से ज्यादा पूरे ही नहीं हुए हैं। तुम्हारा ML1 क्या बना उसका? वो प्रोजेक्ट कभी शुरू हो पाया? 2 पार्ट्स में तुम उसके करने की बात कर रहे हो। पहले प्रोजेक्ट में तुम्हारा क्या बना? 4 बिलियन 4.1 बिलियन का प्रोजेक्ट है। चाइना ने क्या कहा है? हम 1 बिलियन देंगे, बाकी 3 बिलियन खुद अरेंज करो। पूछो जाकर अपने शानदार से, पैसे मिले से कहीं से? दुनिया में कोई तुमको ML1 के पैसे देगा नहीं, अपनी जेब में है नहीं, करोगे ML1? फिर फालतू में खुश हो रहे हैं कि हम पता नहीं चाइना के साथ क्या प्रोजेक्ट। चाइना ने प्रोजेक्ट तुमको दिए नहीं, तुम्हारी ऐसी की तैसी की है, बदले में तुम्हारी जो जिस दिन तुम्हारे एग्रीमेंट खुलेंगे ना चाइना के साथ क्या हुए, तब तुम्हें अकल आएगी। तुम्हें आएगी क्या? उस दिन सच बाहर आ जाएगा। पता तो आपको आज भी बिके हुए लोग हो तुम। पाकिस्तान एक बिका हुआ मुल्क है चाइना के हाथों, चीमा जी। नाराज है हमसे, फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका, तो ठीक कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज नाराज है तो ठीक कर लेंगे, हमें उन्हें क्या फर्क पड़ता है इन चीज़ों से। वो कहते हैं इनको सेट कर लेंगे। सो मुझे ऐसे लगता है कि एक तरफ में ये जो मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि शेख हसीना वाजद जो है उसको बांग्लादेश को, इंडिया को नहीं भेजना चाहिए, जो भी हो जाए। क्योंकि ये जो एक्सट्रेडिशन का क्वेश्चन है ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। अच्छा, ठीक है जी। सुनने में ये भी आया है कि बांग्लादेश ने जो यूनाइटेड नेशंस जो है उसको कहा है कि आके इंक्वायरी करें। 400 से ज़्यादा लोग कत्ल हुए हैं, 400 से ज़्यादा लोग कत्ल हुए हैं। वो जो जवाब तो देना पड़ेगा, कौन जवाब देगा? इसीलिए शायद उन्होंने समझा है कि हम UN से लोग बुलाएं। और मेरा सवाल ये नहीं है कि जवाब देना पड़ेगा। चीमा साहब जो नहीं बता रहे हैं, जवाब किसको देना पड़ेगा? जब करने कराने वाले जो हैं वही पावर में बैठे हुए हैं, जिन्होंने किया है वही ऊपर बैठे हुए हैं, तो जवाब कौन किसको देगा? सवाल ये, क्योंकि जो करने वाले हैं वही, उन्हीं को तो लाके बैठा दिया गया पावर में, क्योंकि पार्ट ऑफ प्लान ही यही था। और UN के लोग भी आके क्या करेंगे? UN में किसका जोर चलता है? अमेरिका का। यहाँ जो कर हुआ है उसके लिए जिम्मेदार कौन था? अमेरिका। तो फिर रिजल्ट उस इंक्वायरी का क्या होगा, सिवाय इसके कि एक औपचारिक मोहर लग जाए उस सारे किए कराए पर, विशी वाशी हो जाए। विशी वाशी करने के अलावा और इसमें खेल क्या है? UN से बुलाओ, अमेरिका वाला वर्डिक्ट इसमें लगवाओ, मोहर लगाओ, आगे बढ़ जाओ, दैट्स द गेम। सवाल यही, कौन स्वीकार करेगा उसको, कौन मानेगा? ख्याल है उस सिलसिले में मोहम्मद यूनुस की बात भी हो गई है। मोहम्मद यूनुस की बात हो गई है यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव से, और लाइकली पॉसिबिलिटी ये है कि UN रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आएंगे, और वो जैसे ही आते हैं बांग्लादेश वो अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो लेकिन अब ये मर्डर, किडनैपिंग के जो केसेस फाइल किए जा रहे हैं ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो बांग्लादेश क्या इंडिया क्या कह सकता है? इंडिया यही कह सकेगा कि भाई हमें ख़तरा है इसकी जान का, हमें ख़तरा है कि इसको फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, हमें ख़तरा है कि ये जो हुकूमत है ये शेख हसीना वाजिद को कत्ल कर देगी या मार देगी या अनजस्ट ट्रायल करेगी। ये सवाल तो है ना। ये इन एनी वे बांग्लादेश इंडिया की लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। इंडिया को क्या करना पड़ेगा? इंडिया विल हैव टू पोर मोर मनी। इंडिया को पैसा डालना पड़ेगा। अब जरा सोचो, ये जरा सोचो, ये PhD होल्डर, ये स्ट्रेटेजिस्ट है। एक मुल्क जिसकी दुकान बंद हो रही है सिर्फ इसलिए कि भारत से रिलेशन खराब है, वो कुछ नहीं करेगा, वो सोलो फ्लाइट ले लेगा, ये कह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं भारत को पैसा डालना पड़ेगा, मतलब वो हमारी पॉलिसी की खिलाफत करेंगे, वो हमारे खिलाफ जाएंगे, वो इंडिया को कैंपेन चलाएंगे और भारत वहां जाकर पैसे डालेगा। कोई पागलपन की भी लिमिट होती है कि नहीं होती है? ये कहां से पढ़ के आते हैं ये लोग? क्या पढ़ते हैं, पढ़ के आते हैं? कौन सी स्ट्रेटेजी सोचते हैं? और ये अपने आप कहते हैं मैं इंडिया वॉचर हूं। आप जरा सोचो तो सही, एक मुल्क सड़क पर आ रहा है, उसकी 1600 मेगावाट जाने वाली बिजली जो है वो बंद हो रही है आज से। और आप जरा सोचिए कि ये क्या कह रहे हैं हमको कि भारत को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लल्लू यहां उल्टा कर रहे हैं, हम तो उनको तार काट रहे हैं। ढाका में जो बिजली जाती है, वो जो वहां रोशनी होती है वो हमारी वजह से होती है।
पाकिस्तान से वहां कुछ नहीं आता, चाइना से वहां कुछ नहीं आ रहा, समझ रहे हैं? तो ये जो कहानियां आप हमें सुना रहे हो, ये कहानियां कहीं और जाके बेचो। भारतीय ऑडियंस को आप कंफ्यूज ना करें। भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के अलावा बाकी तो ये सब बोझ है, समझे? ठीक वैसे जैसे आप लोग धरती है बोझ है। पड़ेगा बांग्लादेश में, इन केस टू कीप देम साइलेंट। अगर इंडिया पैसा डालेगा बांग्लादेश में तो तब जाके बंगाली चुप करेंगे, और वो पैसा क्या होगा? अगर बंगाली चुप नहीं करेंगे तो क्या कर लेंगे? अगर बंगाली चुप नहीं करेंगे तो क्या कर लेंगे? आज की तारीख में बंगाली क्या कर रहे हैं? क्या भारत ने किसी बंगाली को यानी बांग्लादेशी को भारत में घुसने दिया? नहीं घुसने दिया। क्यों? क्योंकि जो वहां हो रहा है वो उस देश की इंटरनल प्रॉब्लम है और उसकी अपनी जिम्मेदारी है कि वो अपनी माइनॉरिटीज को संभाल के रखे। अगर वो करेंगे तो उनका उसका प्रेशर हमसे भी आएगा, दुनिया से भी आएगा, दुनिया देख रही है, समझ रहे हैं? तो ये इन चक्करों को छोड़िए सीमा साहब, थोड़ा पढ़ा लिखा कीजिए। ये खाली जो आप आधी सुनी सुनाई बातें बोलते रहते हैं, इनमें कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई नॉलेज नहीं है इसमें। ये कुछ पढ़ा लिखा करो, खाली घुमाई करने से नहीं होता कि आज मैं आऊं तो कल मैं वहां। अगर पैसा डालेंगे तो वो एक्स्ट्राडाइट हो सकता है ना करें फिर। ये क्या मतलब बना? ये क्या बना? जरा सोचो, ये अकल है? अगर पैसा डालेंगे तो हो सकता है एक्स्ट्राडाइट ना करें। एक्स्ट्राडाइट तो किसी हालत में हो ही नहीं सकते, होगा ही नहीं, तुम भूल जाओ। दैट्स नो स्ट्रेटजी, इट्स अ नो ब्रेनर। इसके लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं सीमा साहब। एक्स्ट्राडाइट करने तक तो बात जाती ही नहीं है। हम तो वैसे ही पेच कस दे तो गिर पड़े, जैसे आप लोग गिरे पड़े हो आजकल। देखो ना, कोई पैसे दे रहा है आपको? नहीं दे रहा ना। आपके यहाँ से मुनी चले तो थे, हम 100 बिलियन लेकर आ रहे हैं सऊदी अरब से और यूएई से। 100 रुपए आएगा? 100 रुपए नहीं आए। रिकॉर्डिंग का कुछ हुआ आज तक नहीं हुआ ना। क्या बात चल रही थी? दिसंबर में हो रहा था वो हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ये कंपनी आ गई है, एसेट मैनेजमेंट हो रहा है, टट्टू हुआ कुछ हुआ? जुलाई आ गई है। और मुल्क में आग लगी पड़ी है। चलिए बात कर रहे हैं, तुम रीजनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, आपसे इंटरनल पॉलिटिक्स समझती नहीं क्यों? कभी देखा नहीं नवाज शरीफ क्या गाने गा रहा था, उलझुल थी कोई सेंस उनमें? अगर पैसा डालते हैं, एक्स्ट्राडाइट करना पड़ता है, तो हो सकता है शेख हसीना वाजिद के लिए अच्छे दिन आए बांग्लादेश में। दोनों चीजें हैं ये, दोनों। अब ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? चित भी मेरी पट भी मेरी, चित भी मेरी पट भी मेरी। हिंदुस्तान को पैसे डालने पड़ेंगे ताकि बंगाली चुप हो जाए, और पैसे डाले उसके बाद में उनको एक्स्ट्राडाइट भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर शेख हसीना के लिए अच्छे दिन भी आ जाएंगे। अब मुझे बताओ क्या क्या मतलब बना? मतलब इसका कोई समझाओ मुझे, मतलब क्या है इसमें? दोनों चीजें हो जाती हैं। लगा लो स्ट्रेटजी कहाँ है, ढूंढते रह जाओगे आपकी इसमें स्ट्रेटजी कहाँ है। तरीके से इंडिया जो है वो कर सकता है। दोनों तरह से देखिए ना, शेख हसीना वाजिद जो थी, उसने जब उनका टेन्योर था ये 15 साल जितने भी थे, ऑब्वियसली नोबडी वाज हैप्पी। देयर वाज अ बिग, ऑब्वियसली नोबडी वाज हैप्पी। ये बता दिया सीमा साहब ने हमें। किसी जुमले का कोई मतलब होता है या नहीं होता है समझ ही नहीं आती। 15 साल से वो औरत वहां रूल कर रही है, नोबडी वाज हैप्पी। एक जुमला लगता है कुछ भी बोल दो। बिग सेक्शन ऑफ द बंगाली सोसाइटी जो नहीं चाहते थे उनको। सो ये बांग्लादेश इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको कैसे ठीक करना है। लेकिन डॉक्टर यूनुस जो है वो स्मार्ट निकला, और उनका फॉरेन ऑफिस स्मार्ट निकला है, बिकॉज उनको पता है कि हमें मोहम्मद यूनुस जो है उसने क्या करना है, कुछ भी नहीं कर सकना है अभी। और इंडिया भी, आपको मैं बात बताऊं, इंडियंस भी आराम। जो आदमी कुछ नहीं कर सकता है वो स्मार्ट कैसे निकल गया? तो एक आदमी के हाथ में कुछ नहीं है, मोदी उसको डांट लगा रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि मोदी जी ने डांट लगा दी उनको। उन्होंने कह दिया हम तुम्हें नहीं देखना चाहते, जहां तुम बैठे हो इस कुर्सी पे नहीं देखना चाहते। उसके बावजूद वो आदमी स्मार्ट निकल गया, और ये भी कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस के हाथ में कुछ भी नहीं। तो स्मार्ट क्या हो गया भाई? स्मार्टनेस क्या है? से बैठे हुए हैं, दे आर साइलेंट। वो जैसे कहते हैं ना, लेट्स कीप वॉचिंग कि क्या हो रहा है, देखते रहते हैं क्या होता है। ठीक है जी। और ऐसा इसलिए है सीमा साहब, बिकॉज हमारे को फर्क ही नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज चीजें कंट्रोल में हो अपने, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कल को
आप ये हम कंट्रोल कर रहे हैं जिस चीज को, जो टेररिज्म कंट्रोल कर रहे हैं, अगर ये कंट्रोल होता है तो हमें क्या फर्क पड़ता है कि बगल में पाकिस्तान बैठा हुआ है कि नहीं? बगल में बैठे तुम कुछ भी वो करते रहो यूट्यूब पे, कौन फर्क पड़ता है? भारत को फर्क पड़ने वाला है क्या? मुश्किल कहाँ आती है कि तुम्हें जो टेररिस्ट पैररिस्ट आते रहते हैं तुम्हारी तरफ से, और यकीन मानो जब मोदी जी उसको लेकर बोलते हैं तो भी आप भाग के तुरंत आगे बिलॉग करते हो। जान निकल जाती है कि मोदी जी ने धमकी दे दी, हमारे से कोई जवाब क्यों नहीं देता? क्योंकि दम नहीं है। सीधी सी बात है, दम नहीं है, लेट्स फेस इट। मुझे ऐसे लगा है कि जैसे पाकिस्तान इज ए डोमेस्टिक इशू इन इंडिया, बांग्लादेश विल आल्सो बिकम ए डोमेस्टिक इशू इन इंडिया। मिसाल के तौर पे जहाँ पे कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तमाम चीज़ों का जिक्र किया, पाकिस्तान का भी जिक्र किया। सो पाकिस्तान इज कहाँ जिक्र किया? ढूंढो, कल पाकिस्तान का कहाँ जिक्र किया मोदी जी ने? कहाँ जयशंकर जी ने जिक्र किया? जयशंकर जी और मोदी जी तो आजकल नाम भी लेते हैं पाकिस्तान का, इशारा इशारा पाकिस्तान का जिक्र कर देते हैं, पाकिस्तान का डायरेक्टली अपने मुंह से नाम भी नहीं लेते। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर एक क्राउड मौजूद है चीमा साहब, आपके यहाँ एक खास किस्म का क्राउड मौजूद है जो क्या कहता है, ओहो पार्टीशन के वक्त में ना दो किस्म के लोग थे हिंदुस्तान में, एक हम मुसलमान थे और दूसरे वो थे जिनका मैं अपने मुंह से नाम भी लेना नहीं पसंद करता। जानते हो कौन था? तुम्हारे मुल्क का चीफ जस्टिस साकिब नासूर, याद है? साकिब नासूर, वही जो आजकल भागा हुआ है और लंदन में बैठा हुआ है अपने ही मुल्क से। हमारे मुल्क से कोई भागते नहीं इस किस्म के पॉलिटिशियन या इस तरह के जस्टिस जो जजेस होते हैं, वो भागने नहीं पड़ता उनको अपनी जान बचाने के लिए। हमारे यहाँ से नहीं भागते पॉलिटिकल लीडर्स, वो यहाँ जनता को फेस करते हैं, जरूरत पड़े जेल में जाते हैं, संघर्ष करते हैं या सजा पाते हैं, जो भी, भागता कोई नहीं है। ये तुम्हारे मुल्क में होता है, उन्हीं मुल्कों में होता है जहां पर सेल्फ इंटरेस्ट कंट्री के इंटरेस्ट से ऊपर देखा जाता है। समझे? तो रहने दो, तुम्हारे बस का नहीं है। consider that Pakistan is a domestic issue. It's not a foreign policy issue for Indians. ये कैसे हुआ? कब से हुआ? ये डोमेस्टिक इशू कैसे हो गया? अब ये कौन से पाकिस्तान भारत का डोमेस्टिक इशू हो गया? इनका इशारा शायद इस बात से है कि कई बार स्टेट इलेक्शंस में कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान का जिक्र कर देते हैं गाहे बगाहे। वो ठीक है, जो इलेक्शन टाइम होता है उसमें एक किस्म का इमोशनलिज्म चार्ज होता है, इलेक्शन में लोग बोल जाते हैं इस तरह की बातें। बट भारत की डोमेस्टिक पॉलिसी में पाकिस्तान का क्या हाथ है भाई? भारत में कौन सी डोमेस्टिक पॉलिसी में पाकिस्तान का रोल आता है? ना हमारा लेना है एक, ना देना दो, ना तुमसे हमको इम्पोर्ट करते हैं ना एक्सपोर्ट करते हैं। जो जाता भी है वो इनडायरेक्ट जाता है, दुबई से होकर जा रहा तुम्हारे यहाँ पे, जो तुम्हारी जरूरत है, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं आता तुम्हारा। तो फिर बात क्या है? फजूल की बात है। और ये कह रहे हैं कि यही तरह से बांग्लादेश भी भारत का इंटरनल डोमेस्टिक इशू हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? बांग्लादेश या पाकिस्तान हमारे लिए डोमेस्टिक इशू कैसे हो सकते हैं? सिवाय इसके कि बांग्लादेश से हमारे जो इन्फिल्ट्रेशन होता है, जो जो रोहिंग्याज या इस किस्म के जो वहां से इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं, तुम्हारे यहाँ से टेररिस्ट आते हैं इन्फिल्ट्रेट करके, वहां से सिटीजन आते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में। दैट्स इट। ये वो टेररिज्म का इशू नहीं है, वो मोर हमारे लिए उससे ज्यादा कहीं एक डोमेस्टिक इशू इस तरह से है कि हमारे लिए वो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हमारे लिए ह्यूमन प्रॉब्लम है। और जहां तक उन्हीं में से कुछ लोग हमारे यहाँ क्राइम में जो मुलविस होते हैं, जाहिर इसीलिए हमारी कौन सी तकलीफ है, हमको नहीं आना देना चाहते। हम चाहते हैं कि वाटर सील हो एक तरह से। बांग्लादेश विल बी ए फॉरेन पॉलिसी, इंडिया ये भी डोमेस्टिक इशू बन जाएगा। यही तो वजह है कि इंडिया के कल उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र किया, उन्होंने नेपाल का जिक्र नहीं किया, किसी और मुल्क का जिक्र नहीं किया, किसी और चीज़ का जिक्र नहीं किया। उन्होंने जो एक लाइन एंड लेंथ तय की है इंडिया की, उसमें तो यही किसी और बात का जिक्र ही नहीं किया। मतलब 90 मिनट के भाषण में जो है, जो कि हिस्ट्री का 11 सालों का सबसे बड़ा लंबा भाषण है, उसमें उन्होंने किसी और चीज का जिक्र ही नहीं किया, खाली पाकिस्तान और बांग्लादेश का जिक्र किया है। अब क्या बनते का यार? चीज सामने आई है ना। ठीक है जी। सो ये चीजें हैं। अब डॉक्टर जो यूनस हैं, डॉक्टर यूनस मुझे तो स्मार्ट आदमी है। अभी तक तो उसके ताल्लुक जो हैं वो बाहर भी बहुत अच्छे हैं, उनको वेलकम भी किया जा रहा है कॉन्टीन्यूसली, उनको हेलो हेलो भी की जा रही है, कहा जा रहा है भैया वेलकम, आ गए हैं आप, बहुत ज़बरदस्त, आप छा गए हैं, आप हमें पसंद हैं, दिस एट दैट, जो भी चीज़ें वो अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, वो लोग ये हेलो हेलो कर रहे हैं जो कह रहे हैं आप आ गए हैं, आप छा गए हैं, उन लोगों को दिया, माल पानी को दिया है, मुल्क चलाने को इंतजाम किया है, बिजली दी है, कुछ खुद ही दो चीमा साहब।
फोन करो नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को बिजली दिला दो, है ना, तार खिंचवा दो अपने वहां से, जैसे डंडी लगाते हो पाकिस्तान में, है नहीं, केपी में जिस तरह लगाते हो डंडी अपनी, उसी तरह जमा भी लगा लो, कुछ करवा दो उनका भी काम, है नहीं। ऐसी हेलो हेलो करने से देश चलते हैं क्या? हेलो हेलो नुकसान करता है उस हवाले से, ठीक है। लेकिन खित्ते में नो कंट्री, पाकिस्तान के अलावा और चीन के अलावा, चीन को हम खित्ते का नहीं मानते, पाकिस्तान के अलावा कोई ऐसा मुल्क नहीं है खित्ते में जो इंडिया से पूछ के नहीं चलता, या इंडिया के बारे में अपना एक असर वसूख नहीं समझता, ठीक है। सो इसका किस्सा क्या है चम्मा साहब, बाकी के मुल्क अगर पूछ के चलते हैं तो अपने पैरों पे खड़े हैं, अपनी गाड़ी चला रहे हैं, अपनी जिंदगी चला रहे हैं, अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। तुम नहीं करते हो, भूखे मर रहे हो, जगह जगह कटोरा लिए, इसीलिए कटोरा खान बोलते हैं तुम्हारे उसको, है नहीं, जो तुम्हारे सारे जो, चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, सब कटोरा लिए घूमते रहते हैं, इसीलिए घूमते हैं, इसीलिए घूमते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि वही बात है, मोहम्मद यूनुस को भी ये बताया गया है कि भैया एसेंशियल आइटम्स वहाँ से आते हैं, रॉ मटेरियल वहाँ से आता है, सो लिहाजा चुप कर जो, बड़ी तादाद वहाँ पे बॉर्डर। लेकिन इंडिया ने एक काम बड़ा ज़बरदस्त किया है कि इंडिया ने बंगालियों को घुसने नहीं दिया, इंडिया ने बंगालियों को घुसने नहीं दिया, बिकॉज उनको इस चीज़ का पता था कि अगर ये घुस गए तो फिर मतलब इट विल नॉट बी फेयर इनफ, हमारे लिए ये फेयर नहीं होगा। ढूंढते रह जाओ, अंग्रेजी में इसका मतलब क्या होता है, इट विल नॉट बी फेयर इनफ। फेयर इनफ का इससे घोंचू इस्तेमाल आपने कभी देखा है क्या? बट देख लीजिए, ये पाकिस्तान की अंग्रेजी ठीक है। सो यही वजह है कि उन्होंने उनको घुसने नहीं दिया। मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई इस सेंस में कि बंगाली दे बिलीव कि हम आराम से जा सकते हैं अंदर, और जाके तो जो मर्जी कर लें, जैसे मर्जी कर लें, जिस तरह जो भी वो समझते थे। सो मतलब आप मतलब समझते हैं इन बातों क्या होता है, बंगाली कैसे समझते हैं कि वो अंदर चले जाएंगे, जो चाहेंगे कर लेंगे, जो भी है जैसा भी है, मैं तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्या मतलब ये होता है जो इसका। पॉइंट है कि एट द एंड ऑफ द डे जो 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 इंडिया की लीडरशिप है, उनको कहीं ना कहीं पे उनको इंगेज करना पड़ेगा, और इसीलिए मेरा हाल है डॉक्टर जयशंकर के दिमाग में बैठो, जिस तरह वो ठंडे दिमाग का बंदा है, उन्होंने एक ही काम करना, उन्होंने कहा लेट्स वेट, क्या करते हैं और क्या कहते हैं। जैसे ही इनका कोई लाया अमल इख्तियार आएगा, जैसे बांग्लादेश का लाया अमल आएगा कि किस लिए, कि बांग्लादेश को कैसे लेके चलना है, अभी तक तो वो समझ में आया कोई बात? आपको समझ में आई? मेरे तो नहीं आई, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आया। जैसे कोई लाया मल आएगा, वेट एंड वॉच, वो देखेंगे, क्या क्या मतलब, एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस होता है, हमारे पास कैपेसिटी वेट करेंगे, हम वेट कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई नुकसान तो पहुंचा नहीं रहे, हमने अपनी बात कहनी थी कह दी, अब उसके बाद में इंडिया को एंगेज करना पड़ेगा। अरे भाई, हर मुल्क को एंगेज करना पड़ता है, लेकिन जिसको इग्नोर करना पड़ता है उसको इग्नोर कर रहे हैं ना, जिनको इग्नोर करना होता है उनको इग्नोर कर दिया जाता है, जो इंसान के बच्चे बन के रहते हैं उनसे एंगेज किया जाता है, जो डेविल्स और मॉन्स्टर्स होते हैं उनसे उनको इग्नोर किया जाता है, या उनसे फाइट बैक किया जाता है, वो भी किया जा रहा है ना। आप तो जानते हो जो कर रहे हैं वो हसीना वाजिद के इर्द गिर्द कर रहे हैं कि यूएन के लोगों को बुला रहे हैं, आके एहतसाब करो, अकाउंटेबिलिटी करो। इंटरनली से हसीना वाजिद के बारे में वॉर अगेंस्ट क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड जेनोसाइड के केसेस दाखिल हो रहे हैं, तो ये तो पहली चीज़ें हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोली चीज़ें सामने आएंगी कि अब बांग्लादेश जो है वो इंटरनल कौन सा स्ट्रक्चर लेके आता है, डेमोक्रेसी के हवाले से क्या बात करता है, फिर बोलेंगे इंडियंस, अभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो चाइना जो है वो भी पर तोड़ रहा है, लेकिन चाइनीज आपको पता है वो तो इतने वो नहीं है, बिकॉज दे हैव सो मच टू गिव, दे हैव सो मच टू गिव। इसीलिए तो मैं कहता हूँ इंडिया को भी पैसा डालना पड़ेगा अगर बांग्लादेश का है कोई तो कुछ समझ में आ रही है आपके? दे हैव सो मच टू गिव, पर देते हैं किसी को? चाइना बेटा किसी को 2 रुपए नहीं देता एड के, तुम्हें दिए थे उसने 12 पैसे, यूएन के जरिए हमने तुमको ज्यादा पैसे दिए थे, याद है वो फ्लड, चाइना से ज्यादा पैसा तुमको, ज्यादा मटेरियल सब कुछ हमने दिया था, चीन ने घंटा ही नहीं दिया था तुमको, वो शहद से मीठी और क्या काहे से गहरी और काहे से ऊंची, सब सब रह गया था। चीमा साहब फैक्ट्स को समझो, ऐसे नहीं होती चीजें। चाइना किसी को 2 रुपए नहीं देता, चाइना कोई एड नहीं देता, चाइना जो कुछ भी देता है उसके बदले में
सारे गारंटीज ले लेता है, जैसे आपका मुल्क फंसा हुआ है, इसीलिए डेट ट्रैप कहते हैं उसको। मूड ठीक करना है तो इंडिया के जो ग्लोबल साउथ के डिजाइन हैं वो सारे के सारे दे कैन बी डिमिनिश्ड इन केस बांग्लादेश इंडिया के हाथ से निकल जाता। सो इंडिया के पास कोई जरा सोचो तो सही मित्रों, अगर इंडिया के हाथ से बांग्लादेश निकल जाता है, क्या क्या तुक्का है, मतलब जरा सोचो, एक मुल्क की इकोनॉमी हम पे डिपेंडेंट, हम उसके सारे पेज टाइट कर सकते हैं और कर रहे हैं, हो रहे हैं, एक्चुअली हम कर नहीं रहे, हो रहे हैं अपने आप ही। ऑल वी हैव टू डू इज स्विच ऑफ द पावर एंड द लाइफ कम्स टू स्टैंड स्टिल इन बांग्लादेश। और ये क्या करें, अगर इंडिया के हाथ से बांग्लादेश निकल जाता है तो भाई कहां जाएगा वो, पाकिस्तान के पास जाएगा क्या? क्या बोल रहा है? ग्लोबल साउथ को डिजाइन फीके पड़ जाएगा। ग्लोबल साउथ में ये आता है, बांग्लादेश आता है क्या? खाली बांग्लादेश आता है? सारा अफ्रीका भी आता है मियां उसमें, है जिनको G20 में बैठाया हुआ था, राइट? पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट आता है। तुम एक टेंगू से मुल्क की बात कर रहे हो उसके सामने। चॉइस नहीं होगी बट टू पोर मनी टू हैव मोर poor money। इंफ्रास्ट्रक्चर। या तो जो नया सेटअप आएगा वो बांग्लादेश इंडिया के साथ ऐसी अलाइनमेंट तय कर लेगा जो हसीना वाजिद ने तय की हुई थी। जिस तरह की सोच शेख हसीना वाजिद रखती थी वैसी ही सोच जो है वो रखेंगे, फिर तो एक चीज समझ आती है। लेकिन इन अदर केस इट सीम्स डिफिकल्ट कि इंडिया और बांग्लादेश आपस में चल सके। सो आई थिंक ये देख रहे हो, ये चुपके से एक जुमला में आ गया, इट सीम्स डिफिकल्ट कि इंडिया और बांग्लादेश चल सके। चलेंगे किसके साथ भाई? तुम्हारे साथ चलेंगे क्या? नेपाल के साथ चलेंगे, भूटान के साथ चलेंगे, किसके साथ चलेंगे? म्यांमार के साथ चलेंगे, राइट? क्या बोल रहे हो? अगर एक पॉपुलेशन को सरवाइव करना है तो खाना चाहिए होता है, इकोनॉमी चाहिए होती है, प्रॉस्पेरिटी चाहिए होती है, काम चाहिए होता है, समझे? अब तुम पाकिस्तानी को बात समझ में आएगी नहीं क्योंकि तुम्हारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। क्या कहा जाए? डॉक्टर जयशंकर एंड बाकी सारे सोच रहे हैं कि लेट्स कीप वॉचिंग कि वो क्या सोच रहे हैं, कैसे उनको लेके चलना है। और एक कोशिश वो ज़रूर करेंगे कि शेख हसीना वाजिद को बचाएं, और उनको बचाना भी चाहिए। सीधी सी बात है भाई, ये नहीं है कि आपके पार्टनर्स हैं, अच्छे टाइम में पार्टनर्स हों और बुरे टाइम में पार्टनर ना हों, लेकिन उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी इंडिया को। और वो कॉस्ट सीधी सी है कि बांग्लादेश की आवाम जो है वो नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश की नाराज होके क्या करेगी? व्रत करेगी, फास्ट करेगी। फास्ट करेगी क्या? क्या करेगी? बांग्लादेश में ऑलरेडी आवाजें उठ रही हैं कि जो किया गया वो गलत हो रहा है। चीमा साहब, आप जरा देर से इसको बताएंगे क्योंकि तब बात आपके सिर के ऊपर गिर पड़ेगी आगे, तो आपको लगेगा भाई अब तो बोलना ही पड़ेगा, आपको चारा नहीं है, अगला व्लॉग काहे पे किया जाए। दुनिया कुछ और देख रही होगी, आप कुछ और बोल रहे होंगे। बस यही फर्क है। आप एनालिसिस करते ही नहीं है, आप नैरेटिव बनाते हैं, वही आप बना रहे हैं। भारत की बांग्लादेश की पॉपुलेशन भारत के खिलाफ जाएगी तो क्या खाएगी? और भारत के खिलाफ जाकर उनको मिलेगा क्या? और किससे मिलेगा? क्योंकि कोई भी उनको मुफ्तखोरी तो नहीं करने देगा। जहां तक पैसे देने वाली बात है वो हम तभी दे रहे होंगे जब वो हमारी पॉलिसी फॉलो करेंगे, वरना हम क्यों देंगे भाई? मालदीव भी आया ना रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, सब आ गए ना। उसके अगेंस्ट फिर आपको एक लॉन्ग टर्म गुडविल फाइनेंशियल बिल्ड करनी पड़ेगी। गुर्बत है वहाँ पे, मामला ठीक नहीं है, बहुत कुछ और है, बहुत सारे पार्टनर्स अमेरिकन, ब्रिटिश, अपना जापानीज़ और बाकियों के साथ मिल के कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। लेकिन आई थिंक बांग्लादेश इज़ अ बिग कंट्री। अमेरिकन्स वुड लाइक टू गेट इनटू बांग्लादेश ऑन देयर ओन rather with the Indian support. Americans would get India's support in Africa or in a region. ये चॉइस जो है ये अमेरिकन करेंगे। वो हमारे पड़ोस में आकर गंदगी डालेंगे और हमसे वो जो है हमसे अमेरिका में हेल्प ले लेंगे, अफ्रीका में हेल्प ले लेंगे। यही कह रहे हैं ना आप चीमा साहब, है ना? तुम्हें क्या लगता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान को फर्क है या नहीं है? आपको समझ नहीं आ रहा है फर्क? जिस बात को लेकर तुम कूदने लग जाते हो कि अमेरिकन एम्बेसडर ने कह दिया कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जैसी कोई चीज नहीं होती है, और आप कूदने लग गए, राइट? क्या हिंदुस्तान झुक गया उसके कहने से? नहीं झुका ना, नहीं झुका, नहीं झुकेगा, बात खत्म। हमारे अंदर जो जो बेयर करने की कैपेसिटी है वो हम बांग्लादेश नहीं है, नाम पाकिस्तान है। हम नहीं गोद में बैठते ऐसे लोगों की, वो आप लोगों का काम है।
मर्सिनरीज आप बनाते हो, टेररिस्ट आप बनाते हो, है नहीं? पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो। वही फ़लस्तीनी जिनके लिए तुम आज चेचे पेपे मचाते हो, उन्हीं को जाके आप जॉर्डन में मार आते हो, पैसे मिल रहे हो तो। और पैसे के लिए किया आपने, किया ना? फिर पर आप बोलोगे नहीं उसके बारे में कभी, है ना? हिस्ट्री के उस पन्ने को आप कभी नहीं पढ़ोगे, नहीं? Region which is uncharted territory for them. But the Americans will not get India's support in Bangladesh. बल्कि इंडिया सारे का सारा यही कह रहा है। आप इंडिया के अगले दिन हम जन साहब से भी बात कर रहे थे और भी बहुत सारे लोगों से इंडिया में बात करते रहते हैं, तो वो यही कहते हैं कि मतलब somehow nobody wanted India to be stronger. So India was getting stronger, bigger, and they just tried to, उन्होंने सारा वो जो है ना इन्फ्लुएंस कम कर दिया for a moment. So फॉर अ मोमेंट ना भैया, ये इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बैटल हारने से वॉर नहीं हारी जाती। बैटल हारने से कई बार बैटल इसलिए हारा जाता है ताकि आप वॉर जीत सकें। समझे आप? ऐसे ही होता है। अमेरिका भी नहीं चाहता, बेशक हमारा दोस्त है। ये तो बात सही है, इंडिया तो कुछ भी नहीं है भाई, उन्होंने यूरोपियंस को नहीं उठने देते। वो आप यूरोप में जाएं, यूरोप से पूछें, यूरोपियन सारे के सारे इनसिक्योर हैं। वो कहते नहीं, ऑर्बन विक्टर को सुने, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर को, वो कहते हैं हमें इनसिक्योर किया हुआ है इन्होंने। ये डायलॉग और जंग खत्म करने की बात ही नहीं करते। हमारे रिसोर्सेज सारे यूक्रेन में जा रहे हैं, यूक्रेन उठने का नाम नहीं लेता। वहां से सारे के सारे जो रिफ्यूजीज यहाँ पे, चीमा से कोई ये बोलो कि जो यूरोप से आवाजें आ रही हैं उसका एक इंटरप्रिटेशन ये तुम दे रहे हो, ये कितना फूहड़ है। दरअसल अमेरिका के खिलाफ नेटो में विद इन यूरोप इस समय पर बात उठ रही है। यूरोपियंस में से बहुत सारे मुल्क इस समय नेटो से अलग होने की बात कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है कहीं नेटो टूट ही ना जाए, इसको लेकर बात चल रही है। फ्रांस ऑलरेडी अमेरिका के खिलाफ जा चुका है। ये आप इतने झूठ क्यों बोलते हो? इतने झूठ क्यों बोलते हो? आपको क्या लगता है कि ये नैरेटिव जो है अभी आने वाले दिनों में यूक्रेन की लड़ाई क्या मोड़ लेगी? कोई जानता ही नहीं। और आप बात कर रहे हैं कि यूरोपियंस को हिलने नहीं देते हो। यूरोपियंस को अपनी चीजें बेचने के लिए जिस दिन बड़ी मार्केट्स मिलेंगी, वो अगर यहाँ पर ग्लोबल साउथ में अपनी मार्केट्स बेच बना रहे होंगे और बना रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उनको अमेरिका की क्या जरूरत रह जाएगी? कितनी जरूरत रह जाएगी? अमेरिका की अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय डगमगा रहा है, अपनी इकोनॉमी डगमगा रही है, ये आप नहीं बताते। अमेरिका के अपने सोशल इश्यूज इतने खड़े हो रहे हैं कि वहां पर मारामारी मची हुई, और आप हैं कि आप अमेरिका के डर के मारे। आपको क्या लगता है दुनिया के बाकी मुल्कों का नाम क्या है? पाकिस्तान? ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं है। आप लोग अपनी पॉलिटिक्स संभाल नहीं पाते हैं, दुनिया की पॉलिटिक्स पे कमेंट करने चले, क्या यार आ रहे हैं। सो हमें डायलॉग की बात करनी चाहिए। बैटल ग्राउंड में मसले हल नहीं होंगे, टेबल पे होंगे, टेबल पे बैठ के बात करो। अभी तो टेबल पे बैठ ही नहीं रहे। सो अमेरिकन्स वांटेड टू गिव मोर वेपन। जरा सोचिए, अगर हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है तो क्या गलत कहा है कि भाई टेबल पर ही बात होंगी, डिप्लोमेसी से बात होंगी? तो ये तो बातें वो है जो अमेरिका के खिलाफ जाती हैं। तो आप खुद ही कोट कर रहे हैं, जिस कोटेशन को आप दे रहे हैं, आप जरा देखिए कि वो दरअसल वो एक आवाज बन रही है यूरोप में अमेरिका के खिलाफ और अमेरिका की पॉलिसी के खिलाफ। तो फिर ये कहां से आई बात कि अमेरिका वाले यूरोप को हिलने नहीं देते हैं? यूरोप इज ऑलरेडी बबलिंग विद एनर्जी। यूरोप को मालूम है कि अगर हम अपने बल पे कुछ नहीं करेंगे तो आज देखिए जर्मनी अपनी फोर्सेस खुद बना रहा है। यूरोप के तमाम मुल्क जो है वो अपनी अपनी फोर्सेस बना रहे हैं कि भाई हमको नाटो का ये चक्कर ही अमेरिका में जो है वो खत्म करना पड़े कि उनके न्यूक्लियर हमले का हमने क्या करना है। टेक्नोलॉजी में यूरोप कहीं पीछे है क्या अमेरिका से? ऐसी कौन सी चीज है जो अमेरिका बनाता है और यूरोप नहीं बनाता है? तो अमेरिका का है डिपेंडेंट है। ऑल यूरोप नीड्स इट अ मार्केट। उनको जैसे ही बाकी का मार्केट मिलेगा, और चाइना से रिलेशन क्यों नहीं खराब कर रहे हैं अमेरिका के कहने पर? सोचो जरा। चले अमेरिका की यूरोप को नहीं दे टू यूक्रेन, मोर एंड मोर वेपन्स टू यूक्रेन। उसका एक ही नुकसान है कि द यूरोप इज मोर इनसिक्योर। यूरोप के लिए अपने मसले बनते जा रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन, हुकूमतें गिरेंगी, नेक्स्ट टाइम हुकूमत अनपॉपुलर होती है, वो हुकूमत चली जाएगी। तो ये चीज़ें तो हैं। सो वो यूरोप को इनसिक्योर किया हुआ है, इंडिया को क्यों नहीं इनसिक्योर करेंगे? सो आई थिंक द अमेरिकन्स हैव सो मेनी टूल्स, उनके पास बड़े टूल्स होते हैं। एंड इसलिए तो फिर उनको अहमियत नहीं सुपर पावर कहा जाता है ना, इन्हीं चीज़ों की वजह से कहा जाता है। लेट्स कीप वॉचिंग। ये जो डॉक्टर यूनुस का फ़ोन आया है, इसमें वो हेल्प मांग रहे हैं, गुडविल जेस्चर था, हसीना वाजद की वापसी मांगते हैं, या क्या
बातें करते हैं। लेट्स मित्रों, ये हैं कमर चीमा साहब, जिनकी पॉलिसी का पता ही नहीं लग रहा है कि वो कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। एनीवे, तो मुझे लगा कि ये कमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि हमें जरा देखें तो सही कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो है इस सारे मुद्दे पर कैसे देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। चलिए, हम अपनी बातचीत इस सारे मुद्दे पर जारी रखेंगे। आप अपने कमेंट जरूर दीजिएगा इसके नीचे और बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कमर चीमा की इन तमाम बातों के बारे में। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।